हेलो एवरीवन। तो आज हम देख रहे हैं अस्थमा के बारे में, जो कि एमएसएन में 22 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं अस्थमा होता क्या है। अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ एयरवे कास्ड बाय एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑफ ब्रोंकाई रिजल्टिंग इन रिवर्सिबल नैरोइंग ऑफ एयरवेज ड्यू टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। अस्थमा का दूसरा नाम ब्रोंकियल अस्थमा भी होता है। इसमें क्या होता है, ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज है जिसमें जो एयरवे होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। जो एयरवे यानी जो एयर पैसेज होते हैं उनमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और ये एयर पैसेज को इफेक्ट करती है मेनली ब्रोंकाई को, इसलिए इसका नाम ब्रोंकियल अस्थमा भी है। तो जब क्या होता है कि जो एयर पैसेज जो हमारे होते हैं, जो एयरवे यानी एयर पैसेज होते हैं, जैसे नोज के थ्रू एयर इंटर करती है, नोज से फिर फेरिंग्स से फिर ट्रैकिया में जाती है, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्सरी ब्रोंकाई, देन उसके बाद इसके अदर डिवीजन होते हैं जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं, फिर एल्वेलाई। ऐसे ये लंग्स में एंटर करती हैं, राइट लंग्स में और लेफ्ट लंग्स में। तो इन एयर पैसेज में क्या हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिससे ये एयर वे क्या होते हैं वो नैरो हो जाते हैं। और ये जो ब्रोंकाई होती है उसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन यानी स्पास्म देखने को मिलता है। तो ये होते हैं अस्थमा की डिफिनीशन। अब देखते हैं अस्थमा के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है वीजिंग। वीजिंग मतलब हाई पिच्ड विशल साउंड मतलब जब पेशेंट एक्सपायरेशन करेगा। रिस्पायरेशन में दो होते हैं, एक इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। मतलब जब पेशेंट एयर को आउट करे, एक्सहेल करेगा, तब उसके जो आवाज़ आएगी ना वो विशल साउंड मतलब सीटी जैसे बजाते हैं उस टाइप की आवाज़ सुनाई देगी। उसके बाद टाइट चेस्टनेस, पेशेंट को चेस्ट में टाइट फील होगा। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन, पेशेंट जब एक्सपायरेशन करेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगे नॉर्मली से। मतलब जब पेशेंट एयर को एक्सहेल कर रहा है तब उसको नॉर्मली जितना टाइम लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। रोंकाई मतलब साउंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब पेशेंट सांस अंदर ले रहा है तब भी एक आवाज़ आती है जैसे रोंकाई। जब पेशेंट सांस बाहर छोड़ रहा है या यानी एयर एक्सहेल कर रहा है तब जो साउंड आएगी वो वीजिंग। और जब पेशेंट सांस अंदर ले रहा है यानी एयर इनहेल कर रहा है तब जो आवाज़ आएगी वो रोंकाई सुनने को मिलेगी। कफ, पेशेंट को खांसी आएगी मेनली कब, नाइट में ज़्यादा देखने को मिलेगी और मॉर्निंग टाइम में अर्ली मॉर्निंग में देखने को मिलेगी, इसकी स्पेशलिटी है। डिस्पनिया यानी पेशेंट को सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। हाइपोक्सेमिया देखने को मिलेगा, पेशेंट के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। और जो सिक्रीशन होता है वो कैसा होता है, थिक होता है, वाइट, टेनेसियस और जिलेटेनियस म्यूकस। मतलब सिक्रेशन जो होगा वो थिक होगा, वाइट होगा। टेनेसियस में भी थिक और वाइट सिक्रेशन होता है। और जिलेटेनियस म्यूकस मतलब जो म्यूकस होगा वो जेली लाइक होगा। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो अस्थमा के टाइप्स के अकॉर्डिंग होते हैं। अस्थमा 3 टाइप्स का होता है, एक एलर्जिक अस्थमा जिसे एक्सटेंसिक अस्थमा कहते हैं, दूसरा नॉन एलर्जिक अस्थमा जिसे इंट्रिंसिक अस्थमा कहते हैं, और एक होता है मिक्स्ड अस्थमा जिसमें एलर्जिक और नॉन एलर्जिक दोनों टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहले हम एलर्जिक अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। तो कोई भी एलर्जी या एलर्जन है वो आया और वो हमारे मास्ट सेंट से बाइंड हो गया। इधर आईजी एंटीबॉडी जो पेशेंट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थी किसी भी पर्सन के अंदर, तो जब ये एंटीजन या एलर्जी या एलर्जन और एंटीबॉडी आपस में मिलेंगे तो इनके मिलने से जो एक केमिकल्स रिलीज होंगे। कौन से, ये केमिकल मेडिएटर्स रिलीज होंगे, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनेज या ल्यूट्रोकाइनेज, ये रिलीज होंगे। और ये केमिकल्स क्या कराएंगे पर्सन की बॉडी के अंदर, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ये एयरवे में इन्फ्लामेशन, ये सारी प्रोसेस चल रही है। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो ब्रोंकाई है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, स्पाज्म देखने को मिलेगा। जब ब्रोंकाई में स्पाज्म होगा, नैरो होंगे ब्रोंकाई, तो जो पेशेंट होगा उसको डिस्पनिया मतलब डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में, सांस लेने में दिक्कत देखने को मिलेगी। अब दूसरी एक और पैथोलॉजी है इंट्रिंसिक, यानी ये तो एलर्जी वाला का किसी एलर्जिक कारण अस्थमा हुआ। कुछ होता है, कुछ पेशेंट को होता है जिनको नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है, एलर्जिक कारण नहीं होता। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स बोथ पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक रिस्पॉन्स। इसमें पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक रिस्पॉन्स दोनों ही शामिल होते हैं। तो चलिए देखते क्या है। सबसे पहले पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को जो भी नॉन एलर्जिक अस्थमा होगा उसके कारण वो स्टिमुलेट करेगा। जैसे ही पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण, ड्यू टू एन इटियोलॉजिकल फैक्टर, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा अपना, स्टिमुलेट होगा। जब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो वहाँ से क्या होगा, मतलब वो ब्रोंको का एसिटाइलकोलिन रिलीज होंगे।
नॉर्मली एक बार फिर से देखते हैं किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर से कारण, जैसे कि अगर किसी मेडिकेशन के कारण, इटियोलॉजिकल फैक्टर में बहुत सारे स्ट्रेस वगैरह से भी इसमें हो सकता है, किसी किसी को मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट से हो जाता है, किसी किसी को स्ट्रॉन्ग ऑर्डर से हो जाता है, या कि पॉल्यूटेंट्स वगैरह से भी होता है। तो किसी भी ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण क्या होगा, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, और जब पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो वो क्या रिलीज करेगा, एसिटाइलकोलिन। ये एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराएगा, मतलब ब्रोंकाई में कंस्ट्रिक्शन करेगा, स्पाज्म होगा, जिससे वही पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, डिस्पनिया होगा। और साथ साथ ही ये इसी के साथ ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करेगा। इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होगा तो अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर वहाँ से रिलीज होंगे, और ये भी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे, मतलब ब्रोंकाई में स्पाज्म होगा, जिससे पेशेंट को डिस्पनिया होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में दिक्कत होगी। इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। सेकेंड पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है।